आज से 2012 में मैंने एक किताब लिखी थी और ये किताब का नाम रखा था प्लानिटरी मेडिटेशन, लेकिन यहाँ पर हम नक्षत्र मेडिटेशन की बात कर रहे हैं। और इस किताब का उद्घाटन डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने किया था और ये हमारे अरुण बंसल जी ने बड़ी कृपा की थी। ये भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे और अपनी पूरी टीम के साथ, और ये टाइम्स ग्रुप ने ये पब्लिश की थी। तो इसमें बेसिकली नक्षत्र मेडिटेशन की बात है। तो नक्षत्रों की मेडिटेशन की बात करने से पहले थोड़ी सी बात कर दूं नक्षत्रों की। बाकी अब सब लोग विद्वान लोग हैं, जानते हैं। हमारे यहाँ जो हम बोलते हैं कि जो गुणों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो होता है सत्व, रजस और तमस। इस तरह से हम बोलते हैं कि सत्व है, रजस है, तमस है। लेकिन ज्योतिष इसको अलग तरह से मानता है। ज्योतिष की जो पहली 4 राशियां हैं वो रजस की हैं। रजस मतलब एक्शन। वो जो पहली राशि है उसका नक्षत्र केतु है, अश्वनी। मंगल की राशि है, वहाँ सूर्य उच्च का हो जाता है। अग्नि तत्व राशि है और पूरी 4 राशियाँ जो हैं रजस हैं, यानी एक्शन। हमारे जीवन की शुरुआत एक्शन से हो रही होती है। सत्व तो बहुत बाद की बात है, सत्व तो बहुत बाद में आता है। जब बच्चा पेट में 8वें 9वें महीने आता है तो लात मारना शुरू कर देता है, वहाँ से एक्शन की शुरुआत होती है। बिना लात मारे वो बाहर ही नहीं आता, वो लात ना मारे तो बाहर ही नहीं आ सकता। जो बच्चे लात नहीं मारते, हाथ पैर नहीं चलाते पेट के भीतर, उनके लिए डॉक्टर को प्रॉब्लम हो जाती है, वहाँ ऑपरेशन की पता नहीं क्या क्या होती है। तो ये हमारी एक्शन की राशि है। तो पहली राशि हमारी जो है केतु, जिसका अश्विनी है। और केतु को जो हम है उसको एक बहुत गहरे अर्थ में देखें तो केतु का संबंध लिंग से भी है और इसका संबंध शिव से है। और दूसरी राशि जो भरणी है उसका जो प्रतीक है योनि है। तो हमारा लिंग और योनि यही शिव का सूत्र है, वहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है, इस जन्म की यात्रा। तो जो पहली हमारी 4 राशियाँ हैं, शुरुआत जो नक्षत्रों की बात करता हूँ तो केतु से शुरू होती है, अश्वनी से। अश्वनी से हम आकर आश्लेषा पे आकर रुकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम क्यों आए, कहाँ से आए, हमें नहीं मालूम। हम आते हैं इस दुनिया में लेकिन हमारी शुरुआत का कोई पता नहीं, ऐसे ही इस ब्रह्मांड का पता नहीं। जो साइंस बोलती है बिग बैंग हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। और जब हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है कि शिव जो हैं वो मूड में नहीं थे, वो इच्छा नहीं कर रहे थे, उनका कोई मतलब नहीं था, वो चाहते नहीं थे। प्रकृति इच्छा कर रही थी कई वर्षों से, कई युगों से कि कभी पुरुष आए, तो पुरुष आने को तैयार ही नहीं थे कि पुरुष ध्यान में थे। जब प्रकृति वो देखते हैं कि प्रकृति पूरी तरह से तैयार है तो पुरुष का आगमन होता है। तो वहाँ से शुरुआत हो जाती है, अप्रत्याशित। इसलिए जो हमारी पहली राशि है केतु की, अप्रत्याशित, अकस्मात हम आते हैं। वहाँ पर जो पूरा फोर्स है, मंगल का फोर्स है, अग्नि का फोर्स है, चलायमान राशि है, मेष राशि चलायमान है। वहाँ पर जो केतु है पूरे फोर्स में है, अप्रत्याशित। तो वहाँ से जो शुरुआत करते हैं हम पहली राशियों की, मेष से लेकर अगर कर्क तक चलें, इसको बात करें तो आप पूरे फोर्स के साथ चलते हैं, अग्नि के साथ, एनर्जी के साथ चलते हैं। अग्नि मीन्स एनर्जी, अग्नि मीन्स फोर्स, दोनों कह सकते हैं। तो वहाँ से जो पहली राशि अग्नि की है, अग्नि तत्व राशि है। दूसरी राशि, इतने फोर्स के बाद आने के बाद आपको ज़मीन चाहिए। इसको 2 तरह से देखा जाता है। इसको आप अपने पूरे जीवन से देखिएगा या पूरे ब्रह्मांड के जीवन से देखिएगा, तब आपको बहुत ज़्यादा आसानी से बात समझ में आएगी। जब आप बहुत फोर्स में होते हैं, बहुत एनर्जी होती है, देन आपको ज़मीन चाहिए। तो सेकंड राशि जो वृष है हमारी ज़मीन की राशि, वहाँ आप थोड़ा अपने को नए तरीके से अपने को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब वहाँ अग्नि तरीके से बढ़ाते हैं तो तीसरी राशि हमारी जैमिनी हो जाती है, जहाँ पर पुरुष और स्त्री का मिलन होता है। जब मिलन होगा तो अगली राशि में इमोशंस पैदा हो जाते हैं। कर्क में आके हमारे इमोशंस पैदा हो जाते हैं, हम वहाँ पर इमोशनल हो जाते हैं। तो ये हमारी 4 राशियाँ जो हैं, जबकि हमारी शुरुआत जब वाकई ब्रह्मांड की शुरुआत है, प्रकृति की शुरुआत है, वो सत्व, रजस और तमस से है। जबकि हमारा ज्योतिष बोलता है रजस, एक्शन।
हमारी एक्शन से शुरुआत है। जैसे ही इतना एक्शन होगा जहाँ पर इमोशन भी आ जाएंगे, दूसरा आदमी भी आ जाएगा, तो वहाँ पर हम तमस में जाएंगे। तो हमारी जो अगली राशियाँ हैं, सिंह से लेकर वृश्चिक तक, सारी तमस की राशि है। और उसका जब हम सिंह में आते हैं तो वहाँ पर हम तामसिक हो जाते हैं, डलनेस में जाते हैं। साथ में हमारा ईगो भी आ जाता है। सिंह में आके हमारा ईगो आ जाता है। आत्मा को तो हम समझ नहीं पाते, हमारी आत्मा क्या है, हमारा ईगो समझ में हमको। हर आदमी को ईगो, जब भी कोई आदमी कुछ गेन करता है तो उसका ईगो सबसे पहले प्रकट होता है। उसका ईगो प्रकट होता है और उसका जो आत्मपरक मामला है वो कहीं दूर से दूर तक देखने को नहीं मिलता। तो वहाँ पर सिंह में हमको उसका जो ईगो है वो देखने को मिलता है हर आदमी का। और ईगो बहुत अच्छा भी है, बिना अहम के कुछ होता नहीं। मैं अपना नाम बोलता हूँ, मेरा नाम अजय भांबी है, ऐसे ही आप सब अपना परिचय देते हैं, तो वहाँ परिचय की बात होती है। और उसके बाद जो अगली जो राशि है, और यहाँ जो शुरुआत है, एक और बात है, हम यहाँ शुरुआत नक्षत्र जो केतु का अगेन नक्षत्र है, लेकिन यहाँ मघा है। मघा यानी हमारे पूर्वज, जो हमारे पितृ हमको लेके आते हैं यहाँ पर। इस ब्रह्मांड में हम अपने पितरों के कारण आते हैं, देवलोक से जो हैं वो हमारा देते हैं। और ये जो ग्रुप है ख़त्म होता है ज्येष्ठा पे जाकर, वृश्चिक में। ज्येष्ठा यानी बड़े हमारा ध्यान रखते हैं। तो हमारी पूरी यात्रा का पूरा प्रोसेस ये है। शुरुआत हम करते हैं पितरों से, और ज्येष्ठा नक्षत्र आखिरी पड़ता है इस पूरे ग्रुप का। और दूसरी जो राशि है कन्या है। कन्या में जैसे हम आते हैं तो कन्या में आने के बाद हम इमोशनल हो जाते हैं, सर्विट्यूड में चले जाते हैं, हम हेल्प करना चाहते हैं, या एक हमको जो स्त्री का जो भाव है वो समझ में आता है, जो इमोशन का भाव है वो हमको समझ में आता है। बुद्ध अलग है, उसकी बात करेंगे। तुला में कहीं बैलेंस की हम बात करते हैं, और बैलेंस में आदमी वहाँ जो उसका जो स्वरूप है वो आकाश का है, हवा की राशि है। और जो एयरी तत्व होता है वहाँ आदमी का ईगो भी तैयार हो जाता है। तो इतने ईगो के साथ वो सीधा जो वृश्चिक में आता है तो वो एक बड़े से पॉन्ड में चला जाता है। तो अपने ही इमोशंस में, अपने ही संकट में आदमी घिर जाता है। तो ये पूरी तमस की यात्रा शुरू होती है हमारी, ये अंतरिक्ष की यात्रा है। और वहाँ से हम सीधे निकलते हैं तो वहाँ जो अगला ग्रुप है वो मूल है। मूल नक्षत्र शुरू आता है धनु में। और जो ये जो गैलेक्टिक सेंटर है इसको बोलते हैं ब्रह्मा का नाभि, या विष्णु की नाभि बोलते हैं धनु को। धनु विष्णु की नाभि का पॉइंट है जहाँ से हम पूरे यूनिवर्स की गणना करते हैं। जब हम युगों की गणना करते हैं तो ये हमारा आधार होता है। युगों की गणना हम कर ही नहीं सकते। युगों कल्पों की गणना करने के लिए हमको इस गैलेक्टिक को, जो विष्णु की नाभि है जहाँ से ब्रह्मा का उदय हुआ था, उसका हम अध्ययन करते हैं। तो ये धनु है जहाँ पर मैन और एनिमल दोनों एनर्जी मिलती हैं। धनु आप जानती हैं उसका जो प्रतीक है, इधर घोड़ा है उधर आदमी है, लेकिन वहाँ सत्व की शुरुआत होती है। वहाँ एनर्जी पहले हमको अग्नि मिली, जो अग्नि मेष में हमको मिलती है उसको दिशा नहीं मालूम, और जो सिंह में हमको अग्नि मिलती है वो दिशा में लेके जा रही है। और यहाँ पर गुरु की अग्नि है। यहाँ इस अग्नि में आपके भीतर की बदलाव की यात्रा शुरू होती है। जो अगली राशि हमारी आती है मकर, ज़मीन पे, तो आपको ज़मीन की हकीकत से मालूम पड़ना पड़ता है। वहाँ आप अपने में करेक्शन करते हैं, जो भी आपकी नेगेटिविटी है उससे आप दूर होते हैं। जब आप नेगेटिविटी से दूर होते हैं, अगली राशि कुंभ की है, जो ह्यूमन राशि है, ह्यूमैनिटेरियन राशि है, जहाँ से आप पूरी दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं। हर आदमी इस दुनिया में कुछ ना कुछ करना चाहता है। अगर वो किसी के लिए ना करे, माँ के लिए, भाई के लिए, प्रेमिका के लिए, पत्नी के लिए, हर आदमी को कहीं ना कहीं फीलिंग होती है। और जैसे जैसे ग्रह हों तो फिर आदमी दुनिया के लिए करता है। इतना सब हो जाता है तो उसके बाद मीन में आके वो शांत होने की बात करता है। और ये पूरा राशि चक्र है। जो ये राशि चक्र जो है इसमें नक्षत्रों का चक्र है। और यहाँ हम मूल से शुरू होकर रेवती में जाते हैं। रेवती में आकर सूर्य भी ठंडा हो जाता है। रेवती में सूर्य भी एक पूरा अपने चक्र ख़त्म करके पूरा हो जाता है। तो ये नक्षत्रों के ऊपर हमने विचार किया था। तो नक्षत्र मेडिटेशन की हम बात करते हैं। अगर आप जिस नक्षत्र में पैदा होते हैं तो नक्षत्र आर द कस्टोडियन ऑफ आवर पास्ट कर्मा और डीड्स। दे आर द पैसिव हाइटेंड एनर्जी सेंटर
whenever moon crosses, birth time moon crosses over, everything becomes enlightened. हिंदी में बोलते हैं आपका जो नक्षत्र है उसके पास आपके पूरे जन्मों का हिसाब किताब है, इसीलिए एक नक्षत्र आपको पूरा डिसाइड कर देता है। आपका नाम का अक्षर 70 से 75% जो आपकी लाइफ है वो नक्षत्र पर आधारित है। जो हमारे 16 कर्म होते हैं, संस्कार जिसको बोलते हैं, उसमें से 13 नक्षत्रों पर आधारित हैं। बाकी हमारी ज़िंदगी दशाएं सारी उससे होती ही हैं। तो यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है। और नक्षत्र पैसिव हैं लेकिन तैयार हैं, जैसे मंच तैयार है, यहाँ कोई भी आके बोल सकता है। कभी वशिष्ठ जी बोलते हैं, कभी अरुण जी बोलते हैं, कभी वश जी बोलते हैं। तो ये मंच तैयार है। तो ये नक्षत्र उस तरह का मंच तैयार करते हैं, कौन आता है, कब मून कहाँ आता है, कौन से नक्षत्र पे आता है, वहाँ से आदमी के जीवन की यात्रा शुरू हो जाती है। तो जिस नक्षत्र में आप पैदा होते हैं उससे उसके इतने गुण हैं कि आप इस दुनिया में बहुत कुछ करते हैं, और हर नक्षत्र के साथ कुछ कमियां भी हैं। तो हमारी जो नक्षत्र की टेक्निक है, जो शुभ है वो तो आपका है ही, उसको आप कैसे अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जो आपका गलत है या इम्पेडिमेंट्स है, जो आपके दिक्कतें हैं, उन्हें आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इसकी हम बात यहाँ पर करते हैं जन्म नक्षत्र से। लेकिन यहाँ पर हम हर किसी के जन्म नक्षत्र की बात तो नहीं कर सकते। आज का जो नक्षत्र है वो है पूर्वा फाल्गुनी। सो 2 टेक्निक है, एक ये भी टेक्निक है कि जो नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, उसके ऊपर हम थोड़ी देर के लिए आप सबसे ध्यान करेंगे, मैं भी करूँगा, आप भी करेंगे। तो आप सब जानते हैं 11वां नक्षत्र है, और इस नक्षत्र की कुछ खास बातें हैं। हर नक्षत्र में एक उसका शेप होता है, एक उसकी प्रकृति भी होती है, शेप होता है। अगर आप आकाश में देखेंगे तो ये 2 तारे हैं, 2 तारे आपको दिखेंगे, बल्कि ये 4 तारे हैं एक्चुअली में, क्योंकि पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, ऐसे ही पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा, ये नक्षत्र आपस में जुड़े हुए हैं। जो पूर्वा फाल्गुनी है उसका जो देवता है वो है भग, भग यानी योनि, और जो उत्तरा फाल्गुनी है उसका देवता आर्यमन है, जिसको सूर्य बोलते हैं। तो इन दोनों के मिलने से 4 नक्षत्र हैं। तो पहले हम पूर्व फाल्गुनी की बात करते हैं, जो आज का नक्षत्र है। और इस नक्षत्र की खास बात यह है कि इसमें 2 तारे हैं, 2 तारे जो मिलके बनते हैं। और चूँकि ये इसका जो प्रकृति है, प्रकृति इसकी जो है तमस है। हर नक्षत्र के 3 लेवल होते हैं, सत्व रजस तमस बोलें तो हर नक्षत्र के 3 स्टेजेस होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो पहला जो इसका एट्रीब्यूट है वो है तमस, दूसरे पे रजस और तीसरे पे फिर तमस। तो इस तरह से इसका है। हर नक्षत्र का एक उद्देश्य होता है, मोटिवेशनल फोर्स होता है। तो मोटिवेशनल फोर्स इसका काम है, काम, और इसका जो लॉर्ड है वो है शुक्र। तो काम जो है, हम इस दुनिया में क्यों हैं, हम काम से हैं। काम को सेक्स भी समझ सकते हैं और काम को कार्य भी समझ सकते हैं। तो हमारी उत्पत्ति का कारण ही काम है। अगर काम ना हो, सेक्स की डिज़ायर ना हो, तो हमको कुछ पाने की डिज़ायर ना हो। इसलिए ये नक्षत्र बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये 11वां नक्षत्र है और इसमें इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर काम है। हम सब इसलिए काम करते हैं कि हमारे अंदर एक सेक्सुअल डिज़ायर है। मैं सुंदर देखूँ, मेरा घर सुंदर हो, मेरा बेटा सुंदर हो, मेरी बेटी सुंदर हो, और मेरा व्यक्तित्व सुंदर हो। सारी सुंदरता है और सारी सुंदरता का कारण काम है। तो ये नक्षत्र जो है, ये नक्षत्र 2 तरह से काम करता है। एक नक्षत्र का महत्व होता है कि इस दुनिया में क्या हो। तो जो लोग पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में पैदा होते हैं तो वो लोग इस दुनिया में खुशियाँ बांटते हैं, एक अच्छा माहौल क्रिएट करते हैं, कंफर्टेबल लाइफ रहते हैं। और एक नक्षत्र का काम ये भी है कि आकाश में वो क्या करता है, आकाश में वो जो देवता हैं उनकी भी सेवा करता है, उनके लिए एक अलग सा माहौल क्रिएट करता है। तो ये है एक नक्षत्र है। तो इसके 3 प्रतीक हैं, 3 प्रतीक हैं इसके। एक इसका प्रतीक है भग, जिसकी मैंने बात की। और भग को अगर आप वैदिक संस्कृति में पढ़ें या पुराणों में पढ़ें तो भग को फॉर्चून बोलते हैं। योनि में धन होता है और योनि में सुख होता है, प्लेजर होता है। लेकिन जो योनि है इसलिए पूजनीय है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो आपको दूसरे लोक से इस लोक में लेके आती है। इसलिए हम इस दुनिया में योनि की पूजा करते हैं।
हमारे यहाँ जो योनि की पूजा का कॉन्सेप्ट है, योनि आपकी माँ की योनि को कल्पना कीजिए, तो उस योनि से हम आते हैं, तो योनि हमारे लिए पूजनीय है। और आपका जो बेटा बेटी होता है उसके लिए फिर योनि पूजनीय है। वो योनि भोग का भी कारण है और पूजनीय का कारण है। पता नहीं किस लोक से हमको लेके आती है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इस पर हम इस तरह से बात नहीं करते। तो इस नक्षत्र के 3 प्रतीक हैं। पहला मैंने बोला योनि को आप उसमें ऐसा भी ले सकते हैं कि फॉर्चून है, कंफर्ट है, इंजॉयमेंट है, और ये आपको प्रेरणा देती है कि मैं कुछ करूं। हर आदमी को प्रेरणा देती है, एक पहला। दूसरा इसका जो वो प्रतीक है वो है अग्नि का मतलब ये हुआ, जब गुरु, पुराने ज़माने बात, वैदिक टाइम की हम बात करें तो गुरु और शिष्य जब वो बैठते थे तो उनके बीच में अग्नि होती थी। अग्नि प्रतीक है ऊर्जा का, एनर्जी का और नई चेतना का। तो दूसरा प्रतीक इसका ये था। और तीसरा इसका प्रतीक है मंच, प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म है, तो वो प्लेटफॉर्म है, इसमें उसको बोल सकते हैं यहाँ पर एक तरीके से उसे कॉट भी बोलते हैं, पलंग भी बोल सकते हैं, पलंग भी कहते हैं, प्लेटफॉर्म भी है, दोनों अर्थ हैं इसके। तो पलंग इसलिए कि आप थक गए हैं, आप दिन भर काम करते हैं, आपको शांति भी चाहिए, तो शांति के लिए आपको आराम करना चाहिए, आपको तैयार होना चाहिए। और फिर उसके बाद आपका मंच है, ये मंच है, यहाँ से आप उड़ान भर सकते हैं। इस मंच से ही मैं इतनी बात कर पा रहा हूँ। इस मंच से पिछले 3 दिन से लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तो यू नीड ए प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म योरसेल्फ, शो योरसेल्फ। तो ये इस नक्षत्र के ये सारे गुण हैं जो आज ये नक्षत्र यहाँ पर इस समय पूरे ब्रह्मांड में प्रकट है, उदयमान है। तो हमारी जो नक्षत्र की टेक्निक है उसमें हम नक्षत्र की 4 विधियों से हम करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, सिर्फ 10 मिनट में इसको करेंगे और 2-3 मिनट करेंगे। तो पहले में हम करते हैं प्राणायाम जो हमने, और ये मैं महाअवतार बाबा जी का शिष्य हूँ और हिमालयन परंपरा से मेरा संबंध है, तो ये उन्हीं का दिया हुआ कुछ है, वरना मैं पता नहीं कहाँ से खोज पाता। तो पहली जो टेक्निक है हमारी ब्रीदिंग की टेक्निक है, हम ब्रीदिंग कैसे करते हैं। और दूसरी टेक्निक है कि हम अपनी बॉडी को कैसे क्योर करें, अपनी बॉडी को हील कैसे करें, दूसरी टेक्निक ये है। और तीसरी टेक्निक हमारी ये है कि हम अपने इमोशनल क्वेश्चन को कैसे ठीक करें। हमारे अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है हर समय, उससे हम कैसे निजात पाएँ। जब ये 3 चीज़ें तैयार हो जाती हैं, वहाँ उसके बाद हम नक्षत्र मेडिटेशन की बात करते हैं। हम जो अपनी किताब में, इस किताब में हमने लिखा हुआ है, ये तो हम बोलते हैं 10 मिनट का प्राणायाम, 10 मिनट का बॉडी हीलिंग, 10 मिनट का मेंटल हीलिंग, और उसके बाद फिर ध्यान। तो ध्यान की बात है। और उसके बाद अगर आप करें, जो लोग करते हैं, मैं देश विदेश में घूमता रहता हूँ, और जो लोग करते हैं उनको बहुत आराम और लाभ होता है। तो पहली विधि हम करेंगे, तो मैं आप सबसे उम्मीद करूंगा कि आप बैठ जाएं, सीधे बैठ जाएं, कमर सीधी करके, और बेहतर होगा आंखें बंद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एकदम कमर सीधी करके बैठेंगे, और इट्स ए गाइडेड मेडिटेशन। जिनको बैठना है बैठ जाएं, और मैं आपको ये टेक्निक बताता हूँ। तो ये टेक्निक आप कीजिएगा, तो इससे आपको अभी थोड़ी देर में आपको ज़रूर कुछ महसूस होगा, तो आप मेरे को बताइएगा। तो प्लीज़ आप सब बैठ जाएं और आंखें बंद कर लीजिएगा प्लीज़, और आंखें बंद करके आप एक्सहेल कीजिएगा। लेकिन अब आप जो इनहेल करेंगे तो आप ऐसी कल्पना करें कि आप अपनी रीढ़ की हड्डी से इनहेल की सांस ले रहे हैं, यानी जो आपकी स्पाइन है, यू आर ब्रीदिंग थ्रू योर स्पाइन एंड एक्सहेलिंग थ्रू योर स्पाइन। हालांकि ये सांस सारी पेट के माध्यम से, लंग्स के माध्यम से आती है, बट जस्ट इमेजिन कि यू आर ब्रीदिंग योर स्पाइन से आप सांस ले रहे हैं। आंखें बंद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, आप इनहेल कर रहे हैं। आप इनहेल करने के बाद में जब आप इनहेल पूरा कर लेते हैं तो कहीं पर आपका गैप आता है, और जब आप एक्सहेल करते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं, तब भी वो एक गैप है। तो उस गैप को ज़रा ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। अगर हो सके तो उस गैप को बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। यू इनहेल फ्रॉम योर स्पाइन, फ्रॉम योर मूलाधार,
Mooladhar to your Sahasrara, top of your head. And when you reach at your head, then as it is you're stopping for a few seconds, just stop there and feel something. And when you go down to your Mooladhar, base of your spine, again you stay there for a while and do this breathing. I'll keep quiet for a few seconds. Keep on doing this way and just feel how you enjoy yourself. आप देखेंगे कि आपकी सांस नीचे जा रही है, स्पाइन को टच कर रही है, स्पाइन के बेस को, मूलाधार को, और फिर उसके बाद में जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो आप अपने हेड पे देख रहे हैं, सहस्त्रार पे, तो सांस आ रही है, जा रही है। ये शायद आपका पहला अनुभव होगा जब आप अपनी स्पाइन से ब्रीथ कर रहे हैं। इसको ये वैदिक टेक्निक है, ये हमारी बाबा जी की दी हुई टेक्निक है, तो अवतार बाबा जी की, तो उन्हीं के आदेश से, सहयोग से हम करते हैं। अब ये ब्रीदिंग फ्रॉम योर स्पाइन, आप इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, और जस्ट कीप ऑन ब्रीदिंग नॉर्मली बट डीप एंड रिदमिक हो, डीप हो और नॉर्मल हो। आप इनहेल कीजिए इत्मीनान के साथ और इत्मीनान के साथ एक्सहेल कीजिए, और अपने को इसी प्रोसेस में कुछ सेकंड और कीजिएगा। और अभी आप आंखें ना खोलिएगा। कीप ऑन इनहेलिंग, कीप ऑन एक्सहेलिंग, and in both the situation touch your base of spine, and when you exhale touch the top of your head, crown, जिसको crown बोलते हैं, दोनों को कीजिएगा। आंखें बंद रखिएगा और अभी आप ब्रीदिंग करेंगे नॉर्मल ब्रीथ कीजिएगा, डोंट ओपन योर आइज़, और हार्ट के चक्र पे अपनी अटेंशन लेके आएँ, नॉर्मल ब्रीदिंग करें एंड ब्रिंग योर अटेंशन ऑन योर हार्ट चक्रा, अपने हार्ट चक्र पे देखिए आए। और आपको मालूम ही है ये जो हार्ट है इसी से हम पूरे ब्लड को पूरी हमारी बॉडी में जाता है, और यहीं से हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन काम इसलिए करता है कि हार्ट से उसको ब्लड जाता है, और मैक्सिमम ब्लड जो बॉडी का है वो ब्रेन में जाता है, इसलिए ब्रेन एक्टिव होता है। और आप पूरी बॉडी को, अपने को, पैरों को, हाथों को, अगर कोई भी आपका पार्ट बॉडी का पेन करता है उसे आप हील कर सकते हैं। आंखें बंद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, हार्ट पे कंसंट्रेट करें, ब्रीथ नॉर्मली, बिल्कुल सहज में सांस लेंगे आप, कोई जल्दी से सांस लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ले रहे हैं लीजिएगा, हार्ट पे कंसंट्रेट कीजिएगा और वहाँ से पूरी बॉडी को एनर्जी दीजिएगा, पूरी बॉडी को एनर्जी दीजिएगा। और आप जो भी आपका पार्ट पेन करता हो या रिजुविनेट करना चाहते हो आप, तो आप ऐसा करेंगे, यू विल हैव ए वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस जो आपने शायद पहले कभी नहीं किया होगा। तो इस तरह से आप करते जाइएगा और आप अपनी बॉडी को हील कर रहे हैं। सांस आपका नॉर्मल होना चाहिए और अटेंशन आपका आपके हृदय पे होना चाहिए, हृदय चक्र पे, अनाहत पे, और आप इस पे अपना कंसंट्रेट कीजिएगा, इनहेल एंड एक्सहेल, और ऐसे ही बैठिएगा। अब हम तीसरी स्टेज में जा रहे हैं। तीसरी स्टेज में आंखें बंद रखिएगा, ब्रीदिंग नॉर्मल कीजिएगा, और एक काम और कीजिएगा। कई बार क्या होता है कि हमारे दिमाग में बहुत कुछ बातें होती हैं पुरानी, हमने कई बार अच्छा किया होता है, किसी का बिगाड़ा नहीं होता, और वो हमसे घृणा करता है या हमसे बेकार की बातें करता है, तो हमको लगता है कि ऐसा क्यों है, ये पुरानी घटना है, अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा आपके साथ। तो उससे भी आप निजात पा सकते हैं, या और कोई भी खलल हो, और कोई भी दिक्कत हो, मानसिक प्रॉब्लम हो, उससे भी आप मुक्ति पा सकते हैं और उससे आप निकल सकते हैं, क्योंकि इस समय कोई आपको तंग नहीं कर रहा, और आप अपने मन को एकदम शांत कर सकते हैं। और अटेंशन हार्ट पे रहना चाहिए, लेकिन इमोशनल जो भी डिस्टर्बेंसेस हों उनको आपको अपने से अलहदा दूर करना चाहिए। कीप ऑन डूइंग दिस, और ये आप करते रहिए, आंखें बंद रखिए। अब हम चौथी स्टेज पर आ रहे हैं,
और ये हमारा, अब हम एक्चुअली मेडिटेशन कर रहे हैं। इससे पहले हम प्रिपरेशन कर रहे थे, हमने मेडिटेशन नहीं कर रहे थे। वी आर मेकिंग आवर बॉडी रेडी थ्रू ब्रीदिंग, थ्रू फिजिकलिटी एंड देन मेंटल हेल्थ। नाउ हम मेडिटेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो जिस नक्षत्र है जिसका मैंने बोला, यहाँ भग भी है, और ये जो प्रतीक है शिव का और देवी का प्रतीक है, योनि और लिंग, जिसकी लिंग की हम पूजा करते हैं, तो ये इस नक्षत्र का प्रतीक है। और 12 ज्योतिर्लिंग हैं। जो भी ज्योतिर्लिंग आपको समझ में आता हो उसका आप इमेजिन कीजिए और आप ध्यान कीजिए। ये आज का जो नक्षत्र है पूर्व फाल्गुनी, ये आपको बहुत आसानी से उस स्टेज में ले जाएगा। और अब मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आप अपना ज्योतिर्लिंग पे या शिव पे जो भी आप चाहें, क्योंकि ये नक्षत्र उससे डील करता है, देन यू कैन मेडिटेट एंड आई शैल नॉट टॉक फॉर फ्यू मिनट्स। Be in that stage, keep your eyes closed and keep on concentrating on the शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग, जो भी आपने देखा हो या आप इमेजिन कर सकते हैं। हमारे घर के आसपास तो होते ही है कोई ना कोई। तो मैं अभी चुप होता हूँ, आप ये करिए। ये हमारी मेडिटेशन की टेक्निक थी। ये मैंने शॉर्ट सा डेमोन्स्ट्रेशन दिया आपको। और ये किताब है जो हर जगह मिल जाती है। इसको हम आगे चलकर बहुत विधिवत तरीके से करेंगे, और इससे अगर आप डेली करें तो आप अपनी समस्याओं के हल प्राप्त कर सकते हैं, और जो भी आपका लक्ष्य है उसे आप बहुत बढ़िया से पूर्ण कर सकते हैं।